नमस्कार, मैं हूं निश्चय राणा और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो है कोरोना वायरस के बारे में। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आपसे सीधा बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस एक वायरस फैमिली है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, जो सीधे लंग्स पर अटैक करता है। ये वायरस से कोविड-19 नाम की बीमारी होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस बीमारी के लक्षण है बुखार आना, सिर दर्द होना, रनी नोज, सांस लेने में दिक्कत आना, थकान लगना, सिर दर्द, डायरिया होना। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस किस तरह से फैलता है। तो कोरोना वायरस फैलता है नज़दीक ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आने के बाद। मतलब अगर आप 6 फीट के नज़दीक किसी से मिलते हैं तो एक छोटे छोटे ड्रॉपलेट से, मतलब अगर कोई बंदा छींकता है या खांसता है या बात करता है तो छोटे छोटे एरोसोल जो मुंह से निकलते हैं या नाक से निकलते हैं, उसी में ये कोरोना वायरस पाया जाता है। और वो अगर कोई दूसरा हेल्दी बंदा उसको इनहेल करता है तो उससे हमें कोरोना वायरस फैलता है। आजकल इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर काफ़ी मिथ्स भी फैले हुए हैं कोरोना वायरस पर कि ये यंग लोगों को नहीं होता, छोटे बच्चों को नहीं होता। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। मतलब जो लोग फिट है, एक्सरसाइज करते हैं, उनको भी ये वायरस आसानी से हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उनकी इम्यून सिस्टम दूसरों से बेहतर होती है, तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं और उनको कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं होते। हमको सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस बाहर दी है, उसको हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। जैसे कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, मतलब कम से कम 6 फीट 1 मीटर का अंतर रखे। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट काम हो तो ही जाइए, वरना भीड़ भाड़ वाली जगहों से प्लीज़ बचें। और बार बार हाथ सैनिटाइज करिए। ये सब चीज़ें करने से ही हम इस पैंडमिक को रोक पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पैंडमिक क्या होता है। पैंडमिक मतलब महामारी। अब महामारी उसी को कहा जाता है कि ये सबको जब तक नहीं होता तब तक ये रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सबको एक बार तो जरूर होना है। तो इसका मतलब डर जाने वाली बात नहीं है। ये एक नॉर्मल नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक कोरोना वायरस फैमिली का ही एक नया स्ट्रेन है, नया वायरस है जो थोड़ा ज़्यादा इन्फेक्शियस है, ज़्यादा आसानी से फैलता है, ईज़िली फैलता है, जल्दी फैलता है। तो इस पैंडेमिक को अटकाने के लिए 2 प्लान हो सकते हैं, मतलब 2 तरह से ये अटक सकता है, 2 तरह से ये खत्म हो सकता है। सबसे पहला, ये सबको हो जाए एक बार और सब लोग इम्यून हो जाए, तब जाके ये खत्म होगा। या तो फिर सबको वैक्सीनेट कर दिया जाए, तभी ये खत्म हो सकता है। लेकिन ये भी एक लंबा प्रोसीजर है और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में ये वैक्सीन बनाई गई है, तो अभी भी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस है। आगे जाके और भी रिसर्च होंगे और भी क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे जिसमें ये और भी बेहतर होगी और भी एफिशिएंट होगी। लेकिन ये जब तक सबसे मतलब सब नॉर्मल लोगों तक पहुंचे, हर जगह, हर कोने में, हर देश में, हर लोग तक पहुंचे, उसमें टाइम लगता है। तो ये लंबा प्रोसीजर है। तो उसके साथ साथ एक बाजू ये पैंडेमिक फैलना तो है ही, मतलब ये रुकने वाला नहीं है, तो हमको इसको स्लो डाउन करना है। अब स्लो डाउन किस तरह से किया जाता है? अगर मतलब सरकार जो हमको जो गाइडलाइंस दी है, लॉकडाउन ला रहे बार बार, तो वो इस पैंडेमिक को स्लो डाउन, उसकी चेन को ब्रेक करने के लिए ही दी गई है। हमारे हेल्थ सेक्टर पर उतना लोड नहीं आएगा और ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने का मौका मिलेगा। अगर आप समझिए कि ये महामारी एकदम से फैलती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब तुरंत फटाफट लोगों तक पहुंचता है ये वायरस और लोग बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, तो क्या होता है कि लोग ज़्यादा बीमार होंगे और हॉस्पिटल्स में बेड्स कम पड़ेंगे, हेल्थ ऑफिशियल्स कम पड़ेंगे। हेल्थ ऑफिशियल्स जब बीमार पड़ने शुरू हो जाएंगे तो फिर अफरा तफरी का माहौल होता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारे देश में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है, घबराहट का माहौल बना हुआ है। अब कोरोना वायरस किसको हो सकता है? ये किसी को भी हो सकता है।
यंग लड़कों को, बूढ़े लोगों को। लेकिन रिस्क फैक्टर वाले लोग जो है उनमें से कौन ज़्यादा है? तो मैं आपको बताऊं कि रिस्क फैक्टर में आते हैं ओल्ड एज लोग, ओबेस लोग, मतलब जो मोटापे के शिकार है, वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट वाल्व का प्रॉब्लम है, मतलब कोई भी हार्ट डिजीज़ है। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको ये ज़्यादा डेंजरस होता है। कोई भी अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन है, कोई और बीमारी है, अगर ये होता है, कोरोना वायरस उनको मतलब उनकी बॉडी में जाता है और उनको कोविड होता है, तो वो ज़्यादा पोटेंशियली रिस्क फैक्टर में आए जाते हैं और उनके सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर हो सकते हैं और शायद वो क्रिटिकल भी हो सकते हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारी बॉडी ही हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव करती है और ये इम्यूनिटी का खेल है, सारा चक्कर है इम्यूनिटी का। इम्यून सिस्टम अच्छी होगी तो आपको कोरोना नहीं हो सकता। नहीं भाई, कोरोना होगा, किसी को भी हो सकता है। लेकिन अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छी है तो आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे और आपको सीवियर सिम्टम्स नहीं आ सकते, आप क्रिटिकल नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमको हमारी इम्यून सिस्टम को ठीक करना है। कैसे करना है? तो वो क्या चीज़ है जो हमारी बॉडी को इतना तैयार करे कि हमको अगर कोविड होता भी है तो हम आसानी से उसको लड़ सकेंगे और ज़्यादा कुछ सीरियस दिक्कत ना आए, इस तरह से हम उसको फेस करेंगे और आसानी से हरा सकते हैं। वो क्या चीज़ है? क्या करना होगा? कैसे करना होगा? ये सारे सवाल होंगे। आंसर है योगा। योगा और प्राणायाम, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणायाम इसमें। क्यों? क्यों प्राणायाम? जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है, वो सीधा लंग्स पे अटैक करता है। तो एकदम सिंपल सा बेसिक लॉजिक है कि अगर आपके लंग्स अच्छे हैं, अगर आपकी लंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आप उसको आसानी से हरा सकोगे, आसानी से उस वायरस के साथ लड़ सकोगे। योगा में सबसे सिंपल और सिंपलेस्ट तरीका है, मैं आपको बताऊंगा कि आप सूर्य नमस्कार करें। सूर्य नमस्कार वो 13 आसनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपकी टोटल बॉडी का अलाइनमेंट किया जाता है, मतलब माइंड और फिजिकल बॉडी, और उसको बहुत ही आसानी से सिंक्रोनाइज में लाया जा सकता है, अलाइन किया जा सकता है। मतलब सूर्य नमस्कार में सबसे पहला ये करते हैं तो यहाँ हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है उसको भी एक्सरसाइज मिलती है। तो थायराइड ग्लैंड जो भी हार्मोन्स बनाते हैं उसको वो ठीक करता है। हम जब फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो उसके अंदर हमारे जो पेनक्रियाज है उसको एक्सरसाइज मिलती है, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। तो मतलब ये इसके डिटेल में मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगा, मैं बस आपको इसका रास्ता बताना चाहूँगा कि सूर्य नमस्कार करिए। दिन में मतलब हर दिन आप कम से कम 20 सूर्य नमस्कार करने की कोशिश करिए, और अगर गिनना नहीं है तो आप 5 मिनट का टाइमर लगा दीजिए अपने फ़ोन में। बहुत सिंपल से 5 मिनट का टाइमर लगा दो और सूर्य नमस्कार करना स्टार्ट करो। 5 मिनट के बाद जब बजर बजेगा तब तक आप करते रहो बिना गिने, आपकी अपनी स्पीड पे करिए। और सूर्य नमस्कार कैसे करना है वो भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो उसके आपके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, या तो फिर आपको इंटरनेट पर यूट्यूब पर काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे किस तरह से सूर्य नमस्कार किया जाता है, ये आप करिए। और उसके बाद प्राणायाम करिए। प्राणायाम में ज़्यादा कोई फैंसी प्राणायाम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अनुलोम विलोम कपालभाति आप जो भी करते हैं वो अच्छी बात है अगर करते हैं, और नहीं कर सकते तो बहुत ही सिंपल डीप ब्रीदिंग करिए। सिंपल डीप ब्रीदिंग 4 सेकंड में इनहेल करिए और 4 सेकंड के बाद होल्ड करने के बाद 4 सेकंड में छोड़ दीजिए। बस ये करते रहिए और मैक्सिमम टाइम में ये करते रहिए। इससे क्या होगा कि आपको आपकी लंग कैपेसिटी नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जब अगर आपको इन्फेक्शन लगता है तो वो आसानी से आपकी बॉडी फाइट कर पाएगी। और अभी ही अगर आप प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, करेक्ट ब्रीदिंग करते हैं, तो आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होगी और कोरोना वायरस के ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आपको नहीं आएंगे। रीसेंट रिसर्च भी कहती है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं, साइंटिस्ट ने ये साबित कर दिया है कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनकी बॉडी में 20% एंटीबॉडीज ज़्यादा बनती है नॉर्मल लोगों से। तो है ना ये कमाल की बात। दूसरा है कुछ खाने पीने में हमको ध्यान रखना है, जैसे कि
हल्दी वाला पानी पीना है, गरम गुनगुना पानी पीना है। शाम को रात को सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीजिए। हल्दी हल्दी क्यों? अब हल्दी इसीलिए क्योंकि हल्दी के अंदर, टर्मरिक के अंदर कर्क्यूमिन नाम का एक इंग्रेडिएंट आता है, मतलब कर्क्यूमिन नाम का एक केमिकल होता है जो नेचुरल ब्लड थिनर है। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊं तो ब्लड थिन इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर खून पतला होगा तो वो आसानी से लंग के अंदर जो ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है, मतलब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होता है, वो पतला खून होता है तो वो हाँ आसानी से वो मिक्स हो सकता है। तो पतले खून होने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको ब्लड क्लॉट्स नहीं हो सकते, स्ट्रोक नहीं आ सकता, हार्ट अटैक नहीं आ सकता, नलियों में चॉकअप नहीं हो सकता जिसकी वजह से हार्ट अटैक आते हैं, स्ट्रोक आते हैं। तो ये सब अवॉइड किया जा सकता है अगर आपका खून पतला है। तो खून पतला करने के लिए या तो आपको डॉक्टर्स खून पतला करने वाली दवाई देंगे जैसे कि इकोस्प्रिन है, या फिर आईवी के माध्यम से आपको हेपरीन नाम का इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब हेपरीन सप्लाई किया जाता है जो खून पतला करता है। पर इस चीज़ को हम नेचुरली भी कर सकते हैं। फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए। विटामिन सी के लिए आप संतरे खा सकते हैं, मतलब कोई भी सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी, जिंक सप्लीमेंट्स लीजिए। और सोने में हमको उल्टा सोना है। अगर हम उल्टा सोते हैं तो आपको मैं बताऊं कि हमारे लंग्स पीछे के साइड होता है, बैक के साइड होता है। आगे हार्ट होता है और पीछे लंग्स होते हैं। तो जब हम बैक पे सोते हैं ना तो हमारे 20 to 25% लंग्स ऑलरेडी स्क्वीज्ड होते हैं, तो पूरी ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जाती, पूरे लंग्स हमारे भरते नहीं है हवा से। तो अगर हम उल्टा सोते हैं तो नेचुरली हम ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं हमारी बॉडी में, हमारे लंग्स पूरी तरह से फूल सकते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि आप, मतलब हॉस्पिटल में पेशेंट को उल्टा सुलाया जाता है ताकि वो नेचुरली ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। और जो लोग, समझ लो कि जो लोग मैन्युअली, मतलब खुद से आसानी से सांस नहीं ले पा रहे, जो प्राणायाम नहीं कर पाते, जो डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते, उन्हीं को ऑक्सीजन थेरापी की ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है और ये कम होने की वजह से ही उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंट देना पड़ता है, या तो फिर आगे जाके और सीवियर हो जाए, ब्रीदिंग में और दिक्कतें आए तो फिर उनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप सांस लेते हो तो आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को जब कोविड होता है तो किसी को कोई सिम्टम्स नहीं आते, काफ़ी सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, या किसी को बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, और कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? जिन लोगों को ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं या जिनको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है या ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटीज़ होती है। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब कोई ना कोई बीमारी पहले से हो मौजूद, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जिनको, या फिर ओबेसिटी हो, मोटापा हो। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से क्या होता है कि ऑलरेडी उनके कुछ मेडिकेशंस चल रहे होते हैं, मतलब ऑलरेडी उनकी ब्लड केमिस्ट्री इस लेवल पे होती है कि अगर कोई बाहर का कोई एक्सटर्नल वायरस या कोई बैक्टीरिया आता है तो उनकी इम्यून सिस्टम इस तरह से रिएक्ट करेगी कि ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है, और ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाने की वजह से ज़्यादा टी सेल्स, मतलब ज़्यादा फाइटर सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और वो हमारे हेल्दी ऑर्गन्स को मारना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं टी सेल्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज क्या होती है। टी सेल्स एक तरह के फाइटर सेल्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। मतलब कोरोना वायरस को हम एक आतंकवादी या चोर की तरह हम कंपेयर करेंगे कि चोर हमारी बॉडी में आता है तो पुलिस आ जाती है, मतलब ये फाइटर सेल्स बनने लगते हैं। तो अब दिक्कत कहाँ आती है कि अगर ये बैलेंस में है, हमारा ब्लड केमिस्ट्री एकदम बिल्कुल सही है, तो जो फाइटर सेल्स है वो उसको आसानी से मार देंगे, कोरोना वायरस को, और हमारी बॉडी से वो 14-15 दिन में वो खत्म हो जाएगा और हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन आगे जाके जो सीवियर केसेस बनते हैं, जो क्रिटिकल हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स,
उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर ये होता है कि उनकी इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, हाइपर एक्टिव हो जाती है और हेल्दी सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमारे हेल्दी ऑर्गन्स और दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और जो इरिवर्सिबल हो सकते हैं और उसकी वजह से हमारी बॉडी डिटोरिएट होना शुरू हो जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना वायरस में सीधा लंग्स के ऊपर अफेक्ट करता है। कोरोना वायरस हमारे लंग्स में सीधा पहुंचता है और वहां पे मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है और ये इतनी हद तक मल्टीप्लाई करता है कि आपके लंग्स के अंदर वो म्यूकस बना देता है, मतलब पूरे लंग्स को चॉकअप कर देता है। ऐसे वो रुई की माफिक पूरे जाल बना देता है। मकड़ी की जाल कैसी होती है उस तरह से पूरा चॉकअप कर देता है और इस वजह से हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन अपने ब्लड में आसानी से मिक्स नहीं कर पाते हमारे लंग्स और इसी वजह से हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, हमें हमें थकान महसूस होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील करते हैं, मतलब इस तरह की सारी तकलीफ आती है। ऑक्सीजन सेचुरेशन डाउन हो जाता है। हमारा जनरली ऑक्सीजन सेचुरेशन 95-94 के आसपास रहना चाहिए, रेस्टिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन। और ऑक्सीजन सेचुरेशन हमको कॉन्स्टेंटली मेंटेन मॉनिटर करना है। इस टाइम पे अगर हमको किसी को भी कोविड है तो आप उनको बताइए कि भाई रेगुलरली ऑक्सीजन सेचुरेशन में मॉनिटर करें। उससे क्या फायदा होगा कि आप इमरजेंसी को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन हम इसको घर पे जब जो लोग होम आइसोलेशन में है या होम क्वारंटीन में है उन लोगों से मैं ये बताना चाहूंगा कि हम ये चीज अवॉइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर आप मैन्युअली ब्रीथ करते हैं तो मैन्युअली ब्रीथ मतलब कॉन्शियस ब्रीदिंग, हम जो नॉर्मली सांस लेते हैं वो तो लेते ही है, लेकिन हमें एफर्ट्स डालने होंगे ज्यादा ऑक्सीजन लेने के। तो नेचुरली आपकी बॉडी ज्यादा ऑक्सीजन लेगी तो सीधी सी बात है आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन नहीं जाएगा और डाउन नहीं जाएगा तो आपको सीवियर सिम्टम्स आएंगे ही नहीं, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा सांस लीजिए, मैक्सिमम डीप ब्रीदिंग करिए और बेस्ट टाइम क्या हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में ऑक्सीजन सैचुरेशन ज़्यादा होता है तो आप सुबह में जल्दी उठकर अगर सांस लेते हैं ओपन एयर में, मतलब खुले में या अपनी टेरेस पे जाके या बालकनी में जाके खिड़की खोल के, ऑक्सीजन का परसेंटेज ज़्यादा होता है हवा में तो आपकी बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन ग्रहण करती है। तो इसकी वजह से आपकी रिकवरी प्रोसेस भी ईजी हो जाती है, आपकी इम्यून सिस्टम को हेल्प मिलती है, जो टी सेल्स है उनको भी एक बूस्ट मिलता है। बहुत ही सिंपल सी भाषा में बताऊंगा कि आप सांस लीजिए, बस दैट्स ऑल। अगर आप सांस लेते हैं तो आपको सीवियर सिम्टम्स नहीं आएंगे, गारंटीड। शायद मेरा ये वीडियो देखने के बाद काफ़ी सारे लोग मुझसे क्रॉस भी करेंगे कि भाई दवाई तो लेनी ही पड़ेगी, बिना दवाई के कैसे ठीक होंगे। इसका कोई इलाज नहीं है, मतलब फिलहाल के टाइम पे अभी कोई इलाज नहीं है। जो भी दवाई या जो भी डॉक्टर्स आपको मेडिसिन लिख के दे रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट की जा रही है वो सब जो दूसरे सिम्टम्स है उसको सबड्यू, उसको कम करने के लिए दी जा रही है, ना कि कोरोना वायरस को लड़ने के लिए। कोरोना वायरस आपकी इम्यून सिस्टम ही उससे लड़ेगी। तो यार जो दवाई दी जाती है ना वो होती है हमको, जो हमारे सिम्टम्स है जैसे कि बुखार है तो उसके लिए हमको दी जाती है डोलो 650 या जो भी है, मतलब पैरासीटामोल जो भी दिया जाता है वो है फीवर के लिए, जो सिर्फ फीवर का कंसेप्ट, मतलब फीवर को डाउन किया जाता है, कंट्रोल में रखा जाता है। अब फीवर क्या है? फीवर है हमारी बॉडी का नेचुरल फाइटिंग मैकेनिज्म है। बुखार आता है हमको तो वो हमारी बॉडी लड़ रही है वायरस से, वायरस या बैक्टीरिया से, जो भी एक्सटर्नली जो भी एलिमेंट आए हमारी बॉडी में उससे फाइट करने का मैकेनिज्म है जो हमारी इम्यून सिस्टम ट्रिगर करते हैं, इसीलिए हमको बुखार आता है। तो हमको वो जो सिम्टम्स है उसको कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। वायरस को लड़ने के लिए तो हमारी बॉडी ही है, हमारी इम्यून सिस्टम ही अंदर से लड़ेगी और वो अपने आप 7 दिन के बाद डिटोरिएट, मतलब कम होना शुरू हो जाता है। 7 दिन के बाद वो अपने आप धीरे धीरे कम होता है। दूसरी चीज कफ आती है, खांसी आती है या फिर रनी नोज आता है तो ये भी हमारी एक इम्यून सिस्टम का एक मैकेनिज्म है। अगर हम खांसते हैं, हम कफ निकालते हैं, मतलब कॉफिंग करते हैं, तो
वो एक हमारी इम्यून सिस्टम का एक नेचुरल, बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है कि जो हम अपने जो लंग्स में या अपने बॉडी में जो वायरस है हम बाहर फेंक रहे हैं। मतलब जो भी दवाई दी जाती है सर्दी खांसी के लिए, कि भाई हमारी ये सिम्टम्स है जो खांसना कफ करना है वो एक कंट्रोल्ड वे में रहे, मतलब ज्यादा इतनी दिक्कत ना है। वो कोरोना वायरस के लिए नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है। फिर दूसरी चीज है, मतलब जो भी है, जो जितनी भी है आपको दूसरी चीजें दी जाएगी, इकोस्प्रिन दी जाएगी शायद दवाई के तौर पे। इकोस्प्रिन क्या है? वो ब्लड थिनर है। अब ब्लड थिन करने की आवश्यकता यही है कि भाई अगर खून पतला होगा तो ऑक्सीजन आसानी से लंग में एक्सचेंज होगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो गैसियस एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स के अंदर, वो आसानी से वो एक्सचेंज हो सकता है क्योंकि खून पतला है। गर्म पानी से आप कुल्ले करेंगे, स्टीम लेते हैं, तो आपका जो ये फूड पाइप है या नेसल पाइप है वो क्लियर रहता है, क्लियर, कंजेशन नहीं होता, म्यूकस नहीं, मतलब आपको सांस लेने में आसानी होती है। तो ये सब सिम्टम्स कट डाउन करने के तरीके हैं, ना कि कोरोना वायरस को कम करने के तरीके। कोरोना वायरस वो अपने आप ही आपकी बॉडी ही उससे लड़ेगी, आपकी इम्यून सिस्टम उससे लड़ेगी। और जो लोगों को सीवियर सिम्टम्स आते हैं उनको जो ट्रीटमेंट दी जाती है, जिस तरह के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो क्या है? अब मैं आपको समझाऊं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए जाते हैं, फिर हैवी फ्लू टैबलेट है वो दिए जाते हैं। ये सब एंटीवायरल ड्रग्स है। अब एंटीवायरल ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग है, मतलब ये सिर्फ कोरोना वायरस या इस तरह के वायरस के लिए नहीं है। बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, मतलब बहुत सारे वायरसेस होते हैं, उनको फाइट करने की ये दवाई है और ये इमरजेंसी यूज के लिए, ट्रायल के लिए दी गई हुई है। रेमडेसिविर के फंक्शनिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो रेमडेसिविर कोरोना वायरस का मल्टीप्लिकेशन हमारी बॉडी में अटका देता है। वो किस तरह से अटकाता है उसकी डिटेल में हम ना पढ़ते हुए बस आप इतना समझ लीजिए कि वो वायरस की मल्टीप्लिकेशन को अटका देता है। अगर वायरस ज़्यादा एक्टिव है, मतलब अगर वायरस और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारी इम्यूनिटी बिना रुके टी सेल्स बनाती रहेगी और साइटोकाइंस बनते रहेंगे और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में आ जाएगा। तो अगर ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आता है तो उसकी वजह से हमारे हेल्दी ऑर्गन्स भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं और जो साइटोकाइंस है, मतलब कि जो फाइटर सेल्स है, वो हमारे हेल्दी सेल्स को भी ख़त्म करना शुरू कर देते हैं और उसी की वजह से पेशेंट की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और एक टाइम के बाद डेथ हो जाती है। तो रेमडेसिविर का फंक्शन इतना ही है कि वो आपकी बॉडी को थोड़ा ज़्यादा टाइम देता है कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन वो रोक देता है। तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा होता है बॉडी में, वो इतना सडनली ऊपर नहीं जाता, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ जाता कि पेशेंट सह ही ना पाए। तो यही काम है रेमडेसिविर का। और जो पेशेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं उनको जो दवाई दी जाती है, जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ऐसी दवाई है जो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने के लिए दी जाती है। मतलब कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म बन रहा है आपकी बॉडी में, जो इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपके हेल्दी ऑर्गन्स ज़्यादा ख़राब ना हो और आप अच्छे से रिकवर कर पाए। यही काम होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ जगह पर इतनी ज़्यादा हद में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है आपकी बॉडी में कि कोई भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या कोई भी ऐसी दवाई आपकी इन्फ्लेमेशन को कम नहीं कर पाती और उसी की वजह से पेशेंट की डेथ होती है। तो इतना समझ लीजिए कि रेमडेसिविर कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जिसकी वजह से अगर आपने ले ली तो वो आपका पेशेंट बच ही जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सब कुछ डिपेंड करता है आपकी इम्यून सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। अगर हमारी इम्यून सिस्टम बैलेंस में है तो हमें किसी और ऐसे इस तरह के इंजेक्शंस और डेडली इंजेक्शंस की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी साइकोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। हम जैसे कि प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि भाई हमने कुछ दवाई खाई या हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो अपने आप ठीक महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हाँ चलो भाई डॉक्टर ने हमको बोला है, डॉक्टर ने हमें ट्रीटमेंट देना शुरू किया, तो हम मेंटली हम बहुत ही एट ईज फील करना शुरू कर देते हैं। तो हमारी इम्यून सिस्टम अपने आप ठीक होना, मतलब अपने आप अच्छे रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन अगर आप एंजाइटी में है, अगर आपको स्ट्रेस फील होता है, अगर आपको डर लगता है, तो आप एंजाइटी फील करोगे, आपको
मतलब आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। अब कॉर्टिसोल सबसे बड़ा कल्प्रिट है आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए। जब आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है तो इसका मतलब यह होता है कि आपकी इम्यून सिस्टम डाउन हो जाएगी, ठप हो जाएगी। तो आपकी जो रिकवरी प्रोसेस होती है, नॉर्मल रिकवरी प्रोसेस जो होती है, उससे भी ज्यादा वो लंबी हो जाएगी और आप जल्दी रिकवर नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊं कि एक सिंपल सा है कि अगर किसी को नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, जैसे वायरल फ्लू होता है, तो इंसान नॉर्मल पैरासीटामोल या कोई भी ऐसे दवाई लेके 4-5 दिन में ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है, वो एट ईज होता है कि उसको पता है कि भाई ये नॉर्मल सर्दी खांसी है, वायरल है, नॉर्मल, जो हर साल एक साल में 2 या 3 बार होता है किसी को, तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये मेंटली बहुत ईज लेवल पे होता है। तो आपकी बॉडी में उतना कॉर्टिसोल नहीं बनता है और आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है जो भी वायरस है, और उसकी वजह से आप जल्दी से, आसानी से 4-5 दिन में ठीक हो जाते हो। लेकिन अगर आपका रिपोर्ट समझ लो, जैसे ही आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो आप डरना शुरू हो जाता है, आपको डर लगने लगता है, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बनेगा और आपकी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है, नेचुरल इम्यून सिस्टम जो ट्रिगर करती है, वो लो हो जाती है और उसकी वजह से आपकी रिकवरी लंबी हो जाती है और सीवियर सिम्टम्स आने के चांसेस है। तो मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हो भी जाता है तो आप बिल्कुल ना डरिए, बस अपना दिमाग शांत रखिए, अपने प्यार करने वाले लोगों से आसपास अपने से बने रहिए, उनसे बातें करिए और खुश रहिए, अच्छे से हेल्दी खाना खाइए, घर पे आराम करिए, रेस्ट लीजिए। रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। और हमारी बॉडी सबसे ज्यादा रिकवर कब करती है? जब हम रेस्ट करते हैं, जब हम डीप स्लीप में सोते हैं। तो डीप स्लीप का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है। तो बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चीज से बचना है तो आप रेस्ट लीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए और प्राणायाम करके, डीप ब्रीदिंग करके अपनी लंग कैपेसिटी को इतना इंक्रीज कर दीजिए, इतनी मजबूत कर दीजिए अपने लंग्स को कि अगर आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, 4-5 दिन या 10 दिन के बाद आप वापस से ठीक हो जाएंगे। काफी सारे मतलब यंग लोगों को भी ये बताना चाहूंगा कि जो लोग ऐसे ही घूमते हैं कि यार हम तो यंग है, हम फिट हैं, हम जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमको क्या होगा? भाई तुमको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आप एक करियर बन सकते हैं, आप एक फैलाने वाले बन सकते हैं। अगर आपको कोरोना हुआ, आप 4-5 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन आपके घर में जो बुजुर्ग है, जो बड़े लोग हैं, या जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जिनको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर आप उनको देते हैं, उनको ये कोरोना वायरस पास ऑन करते हैं, तो चांसेस है कि उनको सीवियर सिम्टम्स आए और कंडीशन क्रिटिकल हो जाए। तो प्लीज प्लीज ये चीज समझने की कोशिश करिए कि हमको सावधान रहना है और इसको अटकाना है, मतलब कैसे भी करके हमको इस चीज से दूर रहना है। इसीलिए मास्क पहनना जरूरी है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसीलिए बिना मतलब के क्राउडेड प्लेसेस में जाना अवॉइड करना जरूरी है। तो प्लीज इतना करिए। और जो भी एल्डरली लोग हैं और जो भी मेडिकल कंडीशन जिनकी है ऑलरेडी, उनको तो मतलब मैं यही कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दीजिए। आप अपनी थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज करिए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी। और कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी लास्ट ईयर का 2020 का जो वायरस था, उससे भी ये 2021 का वायरस ज़्यादा म्यूटेट हो गया है, ज़्यादा म्यूटेशन की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा एफिशिएंट वायरस आ गया और ज़्यादा फैल रहा है। तो मैं भी आपको वही कह रहा हूं कि अगर वायरस म्यूटेशन करके ज़्यादा स्ट्रांग बन गया है तो हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके क्यों ज़्यादा स्ट्रांग ना बन सकते हैं। हम अपनी लाइफस्टाइल कैसे चेंज करें? तो योगा करें, प्राणायाम करें, डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करें, हमारे खाने पीने में ध्यान रखें, हमारे बर्ताव में ध्यान रखें, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हम मास्क पहने, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाए, यही सब तो करना है। हम अगर ये म्यूटेशन हम नहीं करेंगे तो वो वायरस हमको खा जाएगा। और लंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है प्राणायाम। तो आप प्राणायाम करिए। प्राणायाम में
बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आपको काफ़ी सारे लिंक्स मैं नीचे शेयर करूँगा वीडियो के नीचे, तो मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँगा कि आप डीप ब्रीदिंग करिए, मतलब बेली ब्रीदिंग, यहाँ मतलब टमी में सबसे ज़्यादा हवा भरिए। शैलो ब्रीदिंग क्या होती है, चेस्ट ब्रीदिंग, वो शैलो ब्रीदिंग होती है। मतलब उसमें क्या होता है कि लंग्स उतनी आसानी से नहीं फूलते, मतलब कम हवा आती है उसके अंदर, लंग्स के अंदर हवा कम रहती है। लेकिन बेली ब्रीदिंग मतलब हमारा डायफ्राम जब पूरा खुलता है, नीचे की ओर खुलता है, तो हमारा बेली मतलब हमारा पेट ऐसे बाहर फूलता है, और वो फूलने की वजह से नेचुरली बिना एफर्ट्स किए, ज़्यादा हमको ऐसे एफर्ट्स किए बिना ही हम ज़्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। तो इसीलिए हमें बेली ब्रीदिंग या मतलब पेट के बल सांस लेने की आदत डालनी चाहिए। और ये चीज़ हमें प्राणायाम से सीखने को मिलती है, योगासन से, योगा से हमको सीखने को मिलता है। तो करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग है बेली ब्रीदिंग, मतलब पेट से सांस लीजिए, पेट बाहर फूलना चाहिए, ऐसे फूलना चाहिए। हम ये करते हैं, ये शैलो ब्रीदिंग है। शैलो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन एक्सचेंज भी कम होता है, क्योंकि हम ज्यादा टाइम तक हवा रोकते ही नहीं है, हमें सांस रोकनी है। ये सब मतलब इन डेप्थ डिटेल है, काफी सारी है। आपको प्राणायाम के टाइम प्राणायाम के वीडियोस देखेंगे या डीप ब्रीदिंग के वीडियोस देखेंगे, उसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको सिर्फ इसका रास्ता बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए इसके लिए, उसको डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर वो डिटेल में बताना चाहूंगा तो काफी सारी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो बस इतना सा कहना है मुझे इस वीडियो में, और ये वीडियो को आप सबसे ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हम मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा पाए और इस डर को खत्म कर पाए।